गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक है बच्चों, और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, इसलिए छोटे छोटे नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे बच्चों, और एक एक पॉइंट को नोटबुक में अपने लिखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पे क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज आईएनएस एंड्रोथ। आईएनएस एंड्रोथ है किस तरीके का वेसल है। अभी देखिए आईएनएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे। ठीक है, आईएनएस एंड्रोथ को अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आईएनएस एंड्रोथ होता क्या है। सबसे पहले इसको जानने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों कि आईएनएस क्या होता है, तभी तो आप लोग बाकी के सारे पॉइंट समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आईएनएस का मतलब होता है बच्चों इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चे, इंडियन नेवल शिप इसका मतलब क्या होता है, इंडिया नेवी की एक शिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। तो ये आईएनएस एंड्रोथ है, एक इंडियन नेवी शिप है। ठीक है, यानी कि नेवी इसका इस्तेमाल करती है, ऐसा शिप है। तो इसमें से किस तरीके का शिप है ये, एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि जो आपका एयरक्राफ्ट को लेके जाने वाली शिप है, या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW SWC है, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, यानी ASW SWC ASW SWC। ठीक है, ये एक सीरीज है बच्चों, ये एक क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब जब पाकिस्तान की पनडुब्बियां सबमरीन या फिर किसी और चाइना वगैरह की बहुत गहरे पानी में हमारे भारत की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए नाम से क्या लग रहा है, एंटी सबमरीन है, दुश्मन की सबमरीन, दुश्मन की जो पनडुब्बी शिप्स है जो पानी के अंदर से आती हैं। ठीक है, उसको ये क्या कर लेगा, युद्ध के टाइम पे डिटेक्ट कर लेगा और उसको ये उड़ा डालेगा। ठीक है, इस तरीके के शिप है। ठीक है बच्चे, और ये शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही गहरे पानी में, बहुत ही गहरे पानी में ये जा सकता है। तो ये एक ऐसा शिप बनाया गया था जो कि बहुत गहराई में जाके दुश्मन की शिप को उड़ा सकता है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार लगाए गए हैं, रखे गए इस शिप के ऊपर। क्लियर बच्चे, तो एक तरीके की शिप है जिसमें हम लोगों ने 8 शिप्स की बात की थी कि हम लोग 8 ऐसी शिप्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। कितनी, 8 शिप्स बनाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एक सीरीज है। इस सीरीज में इस तरीके के हम लोग कितनी बनाएंगे, 8 बनाएंगे। ठीक है, जिसमें जो पहला वाला जो शिप था ना, फर्स्ट शिप थे ना, फर्स्ट आईएनएस था, उसको हम लोग अर्नाला कहते हैं। क्या, अर्नाला के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। तो जो आपका एंड्रोथ है ना, आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस एंड्रोथ जो है ये आपका सेकेंड सीरीज है। ठीक है, आपका ये सेकेंड है। क्या, ASWSWC। ठीक है, SWC। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये इस सीरीज का एंड्रोथ जो आईएनएस एंड्रोथ सेकेंड शिप है, और अभी 6 शिप्स और अभी बची हुई हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, 6 शिप्स बची हुई हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंड्रोथ शिप है ये गहराई में जाकर के दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको बनाया किसने है, तो बनाने में याद रखना डिजाइन तो इसको डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डिजाइन बाय डीआरडीओ। ठीक है, डिजाइंड बाय डीआरडीओ, इसका मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया है, और इसको बनाया किसने है। ठीक है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने इसको बनाया हुआ है। क्लियर पॉइंट, ये कंपनी है, कोलकाता की कंपनी है। ठीक है बच्चे, कोलकाता की कंपनी है जो कि इस तरीके का काम करती है, शिप बनाने का काम करती है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो इसको बनाया किसने है, तो GRSE ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने इसको डिजाइन बनाया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया है। और डिजाइन किसने दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा, आपका डिजाइन DRDO ने इसको डिजाइन किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आता है। अगला सवाल आता है, वेयर वॉज द माझे घर योजना लॉन्च। माझे घर यानी कि माई होम। ठीक है,
माई होम यानी कि मेरा घर योजना कहां पे लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना, ठीक है। ऑप्शंस में आपके पास पन्ना जी, ठीक है, तलेईगांव, वास्को डी गामा एंड मारगांव। तो करेक्ट आंसर इज तलेईगांव, ठीक है बच्चे, तलेईगांव। अब ये है क्या, माय होम, ठीक है, माय होम यानी कि माजे, माय होम, होम यानी कि माजे घर, ठीक है, माजे घर, ये है क्या योजना, ठीक है, याद रखना। ये गोवा में, ठीक है, गोवा में अमित शाह जो है हमारे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि मादे घर योजना किसने अनाउंस किया, तो अमित शाह ने अनाउंस किया है। इसमें क्या किया जाएगा, गोवा में जो गवर्नमेंट लैंड पर या फिर कम्युनिटी लैंड पर यानी सरकारी जमीन पर जो कोई ऐसा 30 साल से रह रहा हो, कितना, 30 साल से रह रहा हो, 30 साल से रह रहा हो, और उसके पास कानूनी अधिकार उस जमीन का नहीं है। जैसे होता है ना झुग्गी झोपड़ियों में 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, तो गोवा में जो लोग किसी ऐसी सरकारी जमीन पे 30 साल से रह रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑनरशिप दे दी जाएगी, मालिकाना हक दे दिया जाएगा, ठीक है, मालिकाना हक दे दिया जाएगा, उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा उन सारे लोगों को, ठीक है। जो गरीब लोग गोवा में रह रहे हैं तकरीबन 30 साल से, तो उनको मालिकाना हक यहाँ पे दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग भी अब सस्टेन कर सके, वो लोग भी एक डिग्निटी लाइफ अच्छी जी सके। इसके लिए यहाँ पे कौन सी योजना शुरू की गई, अमित शाह के द्वारा माजे घर योजना शुरू किया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और ये इसमें जो बजट दिया गया है उनको मालिकाना हक देने का, घर वर बनाने का, ठीक है, जो टोटल बजट यहाँ पे पेश किया गया है 22,442 करोड़ का। कितना जो बजट आपका है, ठीक है, जो आपका बजट है, ठीक है, कितना 22,442 करोड़ का आपको यहाँ पे बजट पेश किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखेगा। और इसके अलावा एक और स्कीम लॉन्च किया गया है, सेम टाइम पे सेम जगह पे स्कीम लॉन्च किया गया। उस स्कीम को हम बोलते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपेडियम, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपेडियन, ठीक है बच्चे, कंपेडियम, ठीक है। ये आपका क्या है, एक और ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें लोगों को घरों के साथ एडिशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गोवा के कहां पे, ठीक है, तो तलाई गांव में, ठीक है, तलेई गांव में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है, तलेई गांव में लॉन्च किया गया है, तलेई गांव में लॉन्च किया गया है, और ये कहां पे है, गोवा में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखेगा। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है माजे घर योजना, जिसमें गोवा में 30 साल से ज्यादा या 30 साल से कम रह रहे जो लोग हैं सरकारी जमीन पे या कम्युनिटी जमीन पे, उनको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे असिस्टेंट दी जाएगी, यानी कि वो जमीन उनके नाम पे कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला, व्हाट विल इंडिया लॉन्च एट द 2025 आईयूसीएन कांग्रेस। यहाँ पे देखिए एक आईयूसीएन कांग्रेस हो रहा है, ठीक है। आईयूसीएन क्या करता है, पहली बात तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कंजर्वेशन की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेचर कंजर्वेशन के काम करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह उनको बचाने का काम करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, नेचर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब है हम लोग यहाँ पे संरक्षण की बात करेंगे, किसके संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना यानी कि पौधे और जीव जंतुओं के संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक आईयूसीएन कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस सम्मेलन को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आईयूसीएन ने 2025 में एक कांग्रेस किया है, कॉन्फ्रेंस किया है, ठीक है। उसमें यहां पे भारत क्या लॉन्च करने वाला है, नेशनल टाइगर सेंसस, इंडिया का पहला रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, नेशनल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी एंड क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसमें से क्या लॉन्च करने वाला है ये आपको बताना है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कब से शुरुआत हुआ था, ये पहले देखते हैं कि आईयूसीएन के बारे में, आईयूसीएन कब से शुरुआत हुआ था, आईयूसीएन किस तरीके की बात यहाँ पे करता है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन आपका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, आईयूसीएन वर्ल्ड
IUCN वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को हम लोग कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, याद रख लेना, ठीक है, कांग्रेस को हम लोग कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिए। और ऑर्गेनाइज करता है और ये 4 साल में एक बार करता है, 4 साल में एक बार करता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 4 साल में एक बार। और ये 4 साल में एक बार जब ये ऑर्गेनाइज करेगा तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज आएंगी और अलग अलग कंट्रीज आ करके अपने अपने देश में जितने भी रामसर साइट्स हैं उनकी बात करेंगी, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के प्रजातियां हैं उनकी बात करेंगी, जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो रही हैं, जो खतरे में हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो याद रखिएगा, भारत का अभी तक कोई सेपरेट लिस्ट नहीं थी। जैसे मान लीजिए IUCN की बात है, ठीक है, IUCN का एक लिस्ट आता था, IUCN लिस्ट बनाता है एंडेंजर्ड स्पेसीज का, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पेसीज का, एक्सटिंक्ट स्पेसीज का, यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने वाले हैं, जिनको संरक्षण की जरूरत है, IUCN लिस्ट बनाता था। भारत का कोई सेपरेट लिस्ट नहीं था, ठीक है, भारत का कोई सेपरेट लिस्ट नहीं था, अपने IUCN की लिस्ट में ही भारत वो आ जाता था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं बंगाल टाइगर की बात करूं या एशियाटिक टाइगर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं एशियाटिक टाइगर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये एशियाटिक टाइगर है ना, तकरीबन एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में है, तो किसके एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में है? IUCN की, ठीक है बच्चे, IUCN की, यानी वो प्रजाति है एशियाटिक टाइगर, एशियाटिक बाघ, जो कि खत्म होने वाला है, किसकी लिस्ट में डाला गया? IUCN की। लेकिन अब भारत ने खुद का लिस्ट बनाया है, ठीक है, अब भारत ने इंडिया का खुद का एक लिस्ट पेश किया है, ठीक है। अब इंडिया की, अब ये एशियाटिक टाइगर इंडिया की लिस्ट में आएगा, समझ में आया? अब ये एशियाटिक टाइगर इंडिया की लिस्ट में आएगा, बंगाल टाइगर इंडिया की लिस्ट में आने वाले हैं, ठीक है बच्चे। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि IUCN की लिस्ट में इंडिया ने खुद का एक सेपरेट कॉलम दिया है और इंडिया को एक सेपरेट लिस्ट बनाना मिला है, ठीक है बच्चे। तो इंडिया का पहला रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो कि विलुप्त होने वाली है, बहुत ज्यादा खतरे में है, ठीक है, उनको रखा जाता है यहाँ पे, ये बात याद रखें। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो इंडिया का जो पहली बार खुद का लिस्ट पहली बार इंडिया का यहाँ पे बना है, ठीक है। इसके पहले हम लोग IUCN के अंडर में ही अपने अपनी प्रजातियों को डाला करते थे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका इंडिया को अब स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलेगी, इंडिया को अब दुनिया अलग, मतलब थोड़ा एक स्पेशल तरीके से जानेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इंडिया सर इसमें IUCN का हिस्सा कब बना था? तो 1969 में इंडिया भारत का हिस्सा बना था, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। इंडिया जो है, ठीक है, आपका कब इंडिया IUCN का हिस्सा कब बना था? 1969 के अंदर में बनाया गया था। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई ना कोई तो इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे होगा। तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे म्यूजिक, जैसे सेलिब्रेशन होगा तो इंडिया की तरफ से म्यूजिक कौन गाएगा यहाँ पे? तो रिकी केज, ठीक है, फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है, रिकी केज जो है भारत की तरफ से यहाँ पे एक म्यूजिक प्रेजेंट करेंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखने की जरूरत है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। उसके बाद आता है कि सर मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी तो कोई ना कोई होगा यहाँ पे, ठीक है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी यहाँ पे कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे आती है कीर्ति वर्धन सिंह, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आती है कीर्ति वर्धन सिंह, ठीक है। अब कीर्ति वर्धन सिंह इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाली हैं, कीर्ति वर्धन सिंह यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो सवाल क्या था आपका कि जो IUCN का जो कांग्रेस है 2025 में, पिछली बार 2021 में हुआ था, 4 साल में एक बार होता है, तो 2025 में हो रहा है, इसमें इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया ने अपना पहला रेड लिस्ट जारी किया है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब वो होता है वो स्पीशीज जो कि खतरे में है और खत्म होने वाली हैं। तो इंडिया इससे पहले IUCN की लिस्ट में ही अपना नाम दर्ज करवाता था, लेकिन फिलहाल अब इंडिया के खुद का एक सेपरेट लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है बच्चे। अरे चलिए अगला सवाल आता है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अनाउंस्ड द नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल सॉन्ग। यहाँ पे एक नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जन गण मन ये तो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं, सारे जहां से अच्छा वंदे मातरम ऐ मेरे वतन के लोगों। तो आपका वंदे मातरम जो सॉन्ग है हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है।
और ये जो वंदे मातरम है हमारा 1876 में लिखा गया था। ठीक है, 1876 में इसको लिखा गया था। तो 1876 के साथ अगर देखा जाए तो आपका 2026वां जो साल आने वाला है वो आपका 150 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने अनाउंस किया है कि भैया 150th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। किसका? हमारे राष्ट्रीय सॉन्ग का, नेशनल सॉन्ग का। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो वंदे मातरम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। वंदे मातरम किसने लिखी थी? तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है बच्चे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, याद रखना। और कब लिखा था? 1876 में। और एक उपन्यास आया था आनंद मठ के नाम से। ठीक है, आनंद मठ के नाम से एक उपन्यास आया था, याद रखना। ठीक है, और कब आया था आपका? 1882 में। और इसी आनंद मठ में, ठीक है, आपका ये जो वंदे मातरम सॉन्ग मेंशन था। ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग जो है आपका मेंशन था, गीत आपका मेंशन था। क्लियर पॉइंट बच्चे? ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद यहां पे आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलकाता का जो सेशन था 1896 वाला, ठीक है, 1896 वाला कोलकाता का जो सेशन था उसमें इसको पहली बार गाया था। ठीक है, याद रखना, पहली बार 1896 में जो कोलकाता सेशन था। ठीक है, कोलकाता सेशन, उस टाइम कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, तो अभी कोलकाता सेशन है। कांग्रेस का कोलकाता सेशन में इसे पहली बार गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था पहली बार। ठीक है, मतलब सबने गाया था लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का नाम पहली बार आता है, याद रख लेना। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आता है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51A। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है हमारा 51A। ठीक है, तो 51A जो हमारा आर्टिकल है ये हमारे को ये बताता है कि जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, यानी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता हमारे नेशनल एंथम्स। ये कभी डिबेटेबल टॉपिक है कि भैया क्यों नहीं किया जा सकता यार, ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भैया उस टाइम जो कांग्रेस गाया करती थी उसको महत्व तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महत्व नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे एक डिबेट देखने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो आपका नेशनल एंथम है, ठीक है, जाना गाना माना है, ठीक है, हमारा एक जाना गाना माना जो है, ठीक है, इसको तो इंपॉर्टेंस दी गया है लेकिन राष्ट्रीय गीत को इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। ये सारी पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या आता है आपके लिए। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट द मेघला पास रोड? मेघला पास रोड है, ठीक है, एक मेघला पास रोड है। ठीक है बच्चे, किसने बनाया है? ला दर्रे सड़क का निर्माण किस संगठन ने किया है? ठीक है बच्चे, तो नेशनल हाईवे और अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने किया है, CPW ने, BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और PWD ने किया है। तो बच्चों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आपका ये किया हुआ है। क्लियर पॉइंट बच्चे? याद रखना। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट, ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रेट। ठीक है, दुनिया का बता रहा हूं ना कि भारत का, दुनिया का बता रहा हूं ना कि आपका भारत का। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा। और क्यों है भाई? क्योंकि जो इसकी हाइट है ना 19,400 फीट की हाइट है इसकी। ठीक है भैया, कितनी? 19,400 फीट की इसकी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? याद रखिएगा। और ये जो है अभी तक जो हाईएस्ट था आपका, ठीक है, साउथ एवरेस्ट, अभी तक जो हाईएस्ट था एवरेस्ट साउथ बेस कैंप था। एवरेज साउथ बेस कैंप जो था अभी तक हाईएस्ट था, यानी सेकंड हाईएस्ट मान लो अभी हो चुका है। सेकंड हाईएस्ट कौन है? ठीक है, एवरेज साउथ, एवरेस्ट, ठीक है, एवरेज साउथ बेस्ट कैंप। ठीक है, साउथ बेस्ट कैंप जो था अभी तक हाईएस्ट पे हुआ करता था। ये एवरेज साउथ बेस्ट कैंप सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन चुका है जहां पे मोटर चल सकती है। हाईएस्ट तो बहुत ऊंचा भी हो सकता है लेकिन जहां पे गाड़ियां चल सकती हैं, लोग जाते हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कौन सा था आपका? ठीक है, एवरेस्ट साउथ बेस कैंप हुआ करता था। ठीक है, अभी तक हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो हाईएस्ट बन चुका है वो आपका कौन सा बन चुका है? मेघला पास रोड। ठीक है, कौन सा बन चुका है? मेघला पास रोड बन चुका है। ठीक है, दर्रा। ठीक है, और ये क्यों बन चुका है? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 19,400 फीट की इसकी ऊंचाई रहने वाली है।
क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। अच्छा, और ये सेकंड हाईएस्ट वाला है, इसका कितना है 17,558, ठीक है 17,558 फीट की आपको इसकी हाइट देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है 17,558 फीट की इसकी हाइट है। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आपका मिगला पास रोड बन चुका है। अब इसको बनाया किसने है, तो BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। BRO का जो गठन किया गया था, तो हमारे जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है या फिर जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, ठीक है, बॉर्डर वाले एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1960 में यहाँ पे बनाया गया था। क्लियर है पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और जो भी BRO प्रोजेक्ट बनाएगा, तो उन प्रोजेक्ट का एक नाम रखा जाता है, नाम। तो ये जो आपका मेघला पास बनाया है, इसका नाम क्या रखा गया है, हिमांक प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या रखा गया है, हिमांक प्रोजेक्ट। यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने हिमांक, ठीक है, हिमांक प्रोजेक्ट बनाया है, हिमांक प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके चले है। और हिमांक प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पे क्या बनाया है, मिगला पास बनाया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। अब ये मिगला और ये पास क्या होता है, पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते हैं ना, उसको पास बोलते हैं हम लोग, दर्रा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर रास्ता है तो दो हिस्सों को अलग भी करता होगा, ये भी तो एक पॉइंट है ना, ठीक है। तो जो मिगला पास है ना, जो दो हिस्सों को अलग करता है ना, ठीक है, वो दो हिस्से आपके पास, ठीक है, हेनले एंड फुक्शे विलेज, हेनले, ठीक है, हेनले एंड फुक्शे विलेज, ठीक है, फुक्शे विलेज, ठीक है बच्चे, फुक्शे विलेज को अलग करता है। क्लियर पॉइंट, ये बता दें। हेनले जो हो गया, हेनले और फुक्शे, FUKCHE, फुक्शे जो गांव है उनको अलग करता है कौन, ठीक है, तो आपका मेघला पास। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना, ठीक है। लद्दाख वाले रीजन में इसको बनाया गया है, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन बनाया गया है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। अगला, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड UPI पेमेंट सर्विसेज एट लुलु ग्रुप स्टोर्स, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसने लुलु ग्रुप स्टोर्स पे भारत का UPI एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। UAE, सिंगापुर, कतर और मॉरिशस, ठीक है बच्चे। तो देखिए कतर जो है, कतर, ठीक है, कतर जो है, ठीक है, एट्थ नेशन बन चुका है, 8वां ऐसा देश बन चुका है टू अडॉप्ट UPI, ठीक है, हमारा UPI अडॉप्ट करने वाला 8वां देश बन चुका है कतर, ठीक है, याद रखना। तो जो कतर का एयरपोर्ट है, पहली बार वहां पे इस्तेमाल किया गया था हमद इंटरनेशनल, ठीक है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, वहां पे इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। कतर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे फर्स्ट टाइम UPI का इस्तेमाल किया गया है कतर में, ठीक है, फर्स्ट यूज ऑफ UPI, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, UPI के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट। और ये उद्घाटन किसने किया है यहाँ पे, तो उद्घाटन हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री जिनके पास है, पीयूष गोयल साहब, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष गोयल साहब ने इसको क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है बच्चे, पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे क्या किया है, उद्घाटन किया है, यानी इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, क्लियर। अब इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होने वाली हैं, डेफिनेटली कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो एक तो सेंट्रल बैंक का NPCI जो कि भारत का है, भारत का, इंडिया का जो है, इंडिया का NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये, ठीक है। और कतर नेशनल बैंक जो है, ये इसमें शामिल है, कतर नेशनल बैंक इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखना। और जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको नेट स्टैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर यूं कह लो इसमें जापान भी शामिल है, ठीक है, जापान का सेंट्रल बैंक में इसमें शामिल है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो ये जापान, कतर और इंडिया मिल करके इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो ये कतर में शुरुआत हुई है हमारे इंडियन UPI की। और कतर जो है 8वां ऐसा देश बन चुका है जहां पे UPI का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा। और जो ये हमारा, अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में आपका फ्रांस पहला ऐसा देश है जो कि हमारे UPI को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस पर्पस से करता है, आम लोगों को मतलब रिटेल में उसका इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे जापान, कतर और इंडिया ने मिलकर के ये पूरा सिस्टम को लॉन्च किया है कतर के अंदर में, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्लान टू रिमूव 4 zeros
फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी। देखिए यहाँ पे एक कंट्री है जिसने अपनी नेशनल करेंसी, ठीक है, से 4 जीरो को खत्म करने का मतलब बनाया है प्लान। तो 4 जीरो खत्म करने का पहले मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है, 4 जीरो कैसे खत्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये आपका ईरान है, ठीक है, ईरान में 35% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है, ठीक है, महंगाई जो है कितनी, 35% बढ़ चुकी है। अब इसकी वजह से जो एक यूएस डॉलर जो है उसकी कीमत 1.5 लाख, ठीक है, यानी 1.5 लाख ईरानियन ईरानियन रियाल हो चुका है। ईरानियन रियाल हो चुका है, याद रखना, रियाल हो चुका है। तो सोचो अगर किसी को $1 का सामान खरीदना हो तो उसको कितना, 1.5 यानी 1.5 लाख ईरानियन डॉलर देना पड़ेगा, जो ईरान की करेंसी है। तो कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है भाई, ईरानियन डॉलर की बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे, वैकेंसी नहीं, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट वैकेंसी देती नहीं है ना, इस वजह से बार बार भाई वैकेंसी दिमाग में आती रहती है। गवर्नमेंट को वैकेंसी यहाँ पे दे देनी चाहिए, ठीक है। आपको देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ईरानियन डॉलर किस तरीके से डीवैल्यूड हुआ है, किस तरीके से $1 इज इक्वल टू 1.5 लाख ईरानियन रियाल हो चुका है, लेकिन मेरे माइंड में बार बार वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं यार, वैकेंसी आ ही नहीं रही तो अपन मतलब यही बात करेंगे ना, दिमाग में वैकेंसी चलेगी, है ना, जिस चीज की जरूरत है वही चीज चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ईरान ने क्या किया है, अपनी करेंसी से 4 जीरो खत्म करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है, ठीक है। अब ये कैसे डिसीजन लिया गया है, ठीक है, ईरान जो है, ईरानियन जो रियाल है, ईरानियन रियाल जो है यहाँ की करेंसी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देने वाला है तोकम में, किसमें, TOKAM, टोकम करेंसी होगी। अब आगे चल के जो ईरान की करेंसी है वो उसको हम लोग टोकम के नाम से जानेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और एक टोकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 रियाल हो जाएगा, 10,000 ईरानियन रियाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ईरानियन रियाल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक टोकन इज इक्वल टू 10,000 ईरानियन रियाल, यानी कि एक टोकन कहेंगे तो ये 4 जीरो खत्म हो गया ना, यानी कि 10,000 गुना करेंसी की वैल्यू को इंप्रूव कर देना, 4 जीरो को खत्म कर देना कहलाता है। यही वाला तरीका वेनेजुएला ने अपनाया था, ठीक है, यही वाला तरीका वेनेजुएला ने अपनाया था, जिसकी वजह से उसकी जो करेंसी की वैल्यू अच्छी हो गई थी, ठीक है, वेनेजुएला ने अपनाया था, याद रखना, ठीक है। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए यहाँ पे ईरान ने भी ये तरीका अपनाया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपका क्या आता है बच्चों। अब अगला सवाल है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग। यहाँ पे देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या है, जिस तरीके से IPL चलता है ना इंडिया में, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ठीक है बच्चे, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, याद रखना, ठीक है, प्रीमियर लीग है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और यहाँ पे, और ये कौन सी लीग है, तो ये फुटबॉल की लीग है, क्रिकेट की लीग नहीं है, याद रखना, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी टीमें आती है, कितने, फुटबॉल में देखना क्लब्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी, 20 क्लब्स आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोशिश की गई है कि एक क्रिकेटर को फुटबॉल का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, जैसे कि आपका क्या नाम है इनका, विराट कोहली प्यूमा के हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग एम्बेसडर बनाए जाते हैं उनकी पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इनके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यही आपका सवाल है, ठीक है बच्चे, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यही आपका सवाल है, ठीक है। तो किसको बनाया गया बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे विराट कोहली, सुनील छेत्री, संजू सैमसन, तो संजू सैमसन को बनाया गया, ठीक है बच्चे, संजू सैमसन को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अभी क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो फुटबॉल जो है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन भारत में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रचलित है, ठीक है। हमारा नेशनल गेम हॉकी जरूर है, लेकिन फिर भी हम लोग या हमारी ऑडियंस क्रिकेट को ज्यादा प्रेफर करती है, क्रिकेट ज्यादा देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल को जोड़ने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये क्रिकेटर है हमारे संजू सैमसन साहब, ठीक है, इनको, और ये कहां से है, केरला से है, ठीक है, याद रखना केरल से है। तो ये केरल के जो फुटबॉल की जो क्लब्स हैं उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो केरल के काफी ज्यादा फुटबॉल क्लब्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ से खेलते भी हैं। तो ये एक तरीके से फुटबॉलर भी हैं, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन, मेन इनका गेम क्रिकेट है। तो क्रिकेट और फुटबॉल को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना के, किसका, इंग्लिश प्रीमियर लीग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Who recently resigned as France Prime Minister just
आवर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट। बहुत एक बड़ा और चौंकाने वाला न्यूज है कि भाई कुछ ही घंटों में रिजाइन कर दिया बंदे ने, प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन क्या है आपका, सेबेस्टियन लेकॉर्नू, उसके बाद एलिजाबेथ बॉर्न एंड जीन कास्टेक्स, ऑल ऑफ दिस। तो भैया एक ही बंदा रिजाइन करेगा ना, ठीक है, पीएम के पद पे, तो पीएम एक ही होगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सेबेस्टियन लेकॉर्नू, ठीक है, सेबेस्टियन लेकॉर्नू। ये फ्रांस के पीएम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांस के पीएम की बात कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। तो जो फ्रांस में अभी इलेक्शन हुए थे, और जैसे फ्रांस में इलेक्शन हुए तो ये बंदा पीएम के पद पे आ तो गया, ठीक है, लेकिन इसने ये देखा भाई साहब, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास, अनएम्प्लॉयमेंट खूब है, ठीक है, जो आपका यूरो है, यूरो की वैल्यू, ठीक है, यूरो की वैल्यू खत्म हो चुकी है तकरीबन तकरीबन। तो यार जब कोई भी नेता बनेगा तो डेफिनेटली पूरी जनता की उम्मीद उससे रहेंगी। तो जो हमारे अर्थव्यवस्था है, ठीक, अनस्टेबल इकोनॉमी है, अनस्टेबल इकोनॉमी दिखाई दे रही है इसको, ठीक है, अनस्टेबल इकोनॉमी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अनस्टेबल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अनस्टेबल हैं, ये सब कुछ उसको दिखाई दिया, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो उसने क्या बोला कि नहीं भैया हमसे तो ना हो पाएगा, हम इस सरकार को नहीं चलाएंगे क्योंकि जनता की उम्मीद हमसे रहेगी, जनता हमसे सवाल पूछेगी। तो उसने भैया जैसे ही शपथ ली, जैसे ही अपॉइंट किया गया, उसके जब पूरा छानबीन किया उसने तो देखा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसने रिजाइन कर दिया। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ ही घंटों में रेजिग्नेशन मिल गया भाई साहब, ठीक है। तो वो कौन है आपके, ठीक है, सेबेस्टियन लेकॉर्नू है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन मार दिया है, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, Who won the 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला आता है जॉन क्लार्क, दूसरा माइकल एच डेवरिट एंड जॉन एम मार्टिनेज, या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सबसे पहले माइकल ये नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज शुरू किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था और 1909 में शुरू किया गया था, क्लियर। क्यों, इन्होंने एक डायनामाइट नाम का यंत्र बनाया था, डायनामाइट एक तरीका का बॉम्ब बनाया था, विस्फोटक, ठीक है, डायनामाइट, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाया था, विस्फोटक बनाया था, ठीक है बच्चे, याद रखना, एक्सप्लोसिव, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ था ये एक तरीके से, विस्फोटक बॉम्ब टाइप का, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ था ये, क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो जब इन्होंने बनाया था, इन्होंने मानवता के लिए बनाया था, अच्छे के लिए बनाया था कि भैया पहाड़ों को तोड़ के रास्ता वास्ता बनाया जा सके, लेकिन इंसानों ने इसका युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यार मैंने गलत चीज बना दी गलती से, तो अब मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी ना उससे हम लोग उन लोगों को इनाम देंगे, प्राइज देंगे, ठीक है, अवार्ड देंगे जो कि मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऐसी फील्ड को चुना है, टोटल 6 फील्ड, लेकिन इकोनॉमिक्स बाद में आया था, ठीक है। तो 5 फील्ड चुना गया था जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। एक तो आपका आता है मेडिसिन, ठीक है, एक तो आपका आता है मेडिसिन, क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे फिजिक्स आता है आपका, फिजिक्स आता है आपका, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मेडिसिन हो गया आपका, फिजिक्स हो गया आपका, लिटरेचर हो गया आपका, ठीक है, पीस हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका शुरू से ही थे, 1968 में समझा गया कि भैया इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी यहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो 1968 में इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है। सबसे पहले भारत की बात करें, किस भारतीय को सबसे पहले मिला था, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, याद रखना, ठीक है, टैगोर को मिला था 1913 के अंदर में, ठीक है। तो इस साल ये आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों जनों को दिया गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अभी बहुत अच्छा रिसर्च किया है, ठीक है, याद रखना, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो पूरा स्टडी है वो करती है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी पूछा जाता है कि ये किस किस देश से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये तीनों के तीनों ही यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है। जॉन क्लार्क की बात करें, माइकल एच डेवरेट की बात कर लें, जॉन एम मार्टिनेज की बात कर लें, तीनों के तीनों यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते, अगला सवाल क्या आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक जो है, ठीक है, कोयला जो है, कोयले का खदान कह लो कुछ इस तरीके से, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ आपका जो एक अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
प्रदेश, ठीक है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में कोल माइंस को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, मतलब कोल माइंस का आवंटन चल रहा है, आवंटन, ठीक है। तो कोल माइंस में सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, नामचिक, यहाँ पे नामचिक कोल माइन का नाम देखना पहले, नामचिक नामफुक, ठीक है, नामचिक नामफुक कोल माइन है, ठीक है बच्चे, कोल ब्लॉक है, कोल ब्लॉक आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब मुद्दा चल रहा है 2002 से ही चल रहा है, 2003 से ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन और ये इस कोल ब्लॉक को बंद कर दिया गया था, यहां से कोयले निकाल सकते थे, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 2022 में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है, ठीक है, 2022 में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये कौन से जिले में है, कौन से जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, कौन सा, चांगलांग जिला जो है वहां पे ये कोल ब्लॉक आपका दिखाई देता है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे कोल ब्लॉक दिखाई देने वाला है, ठीक है, याद रखें। और ये जो हमारे कौन से मंत्री हैं जो कोयला मंत्रालय देखते हैं, ठीक है, तो जी किशन रेड्डी जी हैं, उन्होंने ये पूरा न्यूज दिया है, ठीक है, जी या फिर उन्हीं के सिग्नेचर पे सब कुछ हुआ है, जी किशन रेड्डी, ये आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। तो एक कोल ब्लॉक है नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक है, ठीक है, एक कोल ब्लॉक जहां से कोयला हम लोग निकालते हैं। तो ये अब है यहाँ पे कोयले का भंडार, लेकिन हम यहाँ पे निकाल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है, 2022 में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया है, और उसके बाद यहाँ से कहा जा रहा है तकरीबन 100 करोड़ का हर साल यहाँ से प्रॉफिट किया जा सकता है, किसका, अरुणाचल प्रदेश सरकार का, ठीक है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, जी किशन रेड्डी का नाम याद रखना है, ठीक है, नामचुक फाम्बुक, अच्छा नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक का नाम याद रखना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। क्लियर पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश का नाम आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, बाकी चीज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन था, ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नए सवालों के साथ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।